नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी बीना है, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन देश में आर्थिक स्थिति पर राज्यसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। कहा, बरकरार है विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर देश की रफ्तार। 8 वर्षों में भारत बना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। राज्यसभा में दिए अपने जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से आगे बढ़ी है देश की अर्थव्यवस्था। अक्टूबर में भारत से निर्यात में दर्ज की गई 6.21% की वृद्धि। पिछले महीने जीएसटी संग्रह 15% बढ़ा। दिल्ली में हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक। 3 राज्यों में प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री का सम्मान। प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को दोहराया। जातिवाद की राजनीति पर बोला हमला। कहा, हमारी जाति गरीब, महिला, युवा और किसान। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, अमेरिका द्वारा भारत से साझा किए गए इनपुट के आधार पर जांच शुरू। राज्यसभा में सवाल के जवाब में कहा, कनाडा ने कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराया, इसलिए उस पर किसी जांच का सवाल नहीं उठता। तेलंगाना में कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी की ताजपोशी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए दी बधाई। और कमजोर पड़ा चक्रवात मिचोंग, लेकिन बाढ़ से हालात खराब। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए एसडीआरएफ की दूसरी किश्त अग्रिम रूप से जारी करने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। राज्यसभा में देश में आर्थिक स्थिति पर हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत पिछले 8 सालों में विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर आ गया है। उन्होंने कहा कि भारत की दूसरी तिमाही की वृद्धि दुनिया में सबसे अधिक रही। विनिर्माण क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां बढ़ी हैं। मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। साथ ही अक्टूबर में भारत से निर्यात में 6.21% की वृद्धि दर्ज की गई। बीएसजी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सुपरमार्केट में मेड इन इंडिया उत्पाद अधिक दिखाई दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी संग्रह अब औसतन 1.6 लाख करोड़ प्रति माह हो गया है। पिछले महीने जीएसटी संग्रह 15% बढ़ा है। साथ ही केंद्र ने राज्य सरकारों के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि भारत दूध, दाल, जूट और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में रियल टाइम डिजिटल भुगतान होता है। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत मोबाइल फोन और क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ग्रामीण आवास के लिए फंड आवंटन में 2014 के बाद से 3 गुना वृद्धि हुई है, जबकि 2014 के बाद कृषि बजट 5.7 गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ से अधिक हो गया। साथ ही गेहूं और चावल के लिए एमएसपी भुगतान कई गुना बढ़ गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 51 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए, 10,000 जन औषधि केंद्र खोले गए। इंदिरा आवास योजना के तहत 29 वर्षों में 3.25 करोड़ ग्रामीण घर बनाए गए। पीएम आवास योजना के तहत 8 वर्षों में 3.36 करोड़ घर बनाए गए।
जबकि 95% घरों में अब शौचालय की सुविधा है। और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की आज बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दोनों सदनों के भाजपा सांसद भी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वहां पर स्वागत किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित भी किया गया। भाजपा ने कांग्रेस की बंटवारे की राजनीति पर कड़ा प्रहार किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने सवाल उठाया कि सियासी लाभ के लिए कांग्रेस और कितना गिरेगी। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भारत को विभाजित करने की अजीब योजना चल रही है। आजकल उत्तर दक्षिण शुरू किया जा रहा है। जिन श्रीमान जी ने आज शपथ लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है। इसके पहले कांग्रेस के एक एमपी ने बात की थी, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने को रेलेवेंट करने के लिए किस सीमा तक गिरेगी? और कतर में मुकदमे का सामना कर रहे भारतीयों से भारतीय राजदूत ने मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि यह मुलाकात 3 दिसंबर को हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इन 8 भारतीयों की अपील से जुड़े सभी प्रयास जारी रखे जाएंगे। We filed an appeal, as is from the families, and the detainees had filed an appeal. 2 hearings have since been held. One, I think, on the November 30th. The other was on November 23rd. I think the next hearing is coming up soon. We are closely following the matter and extending all legal and consular assistance. Meanwhile, our ambassador got consular access to meet all 8 in prison on 3rd of December. And as I said, this is a sensitive issue, but we will continue to follow, and whatever we can share, we will do so. और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर देश के वीर सैनिकों के साहस और उनकी प्रतिबद्धता को नमन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पीएम मोदी ने लिखा कि आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हम अपने बहादुर सैनिकों के साहस, प्रतिबद्धता और बलिदान का सम्मान करते हैं। हमारे राष्ट्र की रक्षा में उनका समर्पण अद्वितीय है। मैं आप सभी से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने का भी आग्रह करता हूं। चाहे युद्ध का क्षेत्र हो या फिर कोई आपदा, भारतीय वायुसेना मानवीय सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। वायुसेना मानवीय राहत प्रदान करने और भारतीयों की मदद करने के लिए भी तेजी से कार्रवाई में जुटी रहती है। वायुसेना ने युद्ध क्षेत्रों से भारतीय प्रवासियों को निकाला और सीमाओं के भीतर और बाहर मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन के माध्यम से राहत प्रदान की है। भारतीय वायुसेना का मित्र देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यासों में नियमित और सफल संबंधों का समृद्ध इतिहास रहा है। पिछले साल जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ था तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी में भारतीय वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई थी। इसी तरह से देश में प्राकृतिक आपदाओं के समय भी वायुसेना ने युद्ध स्तर पर अपने सफल ऑपरेशन चलाकर लोगों की जान बचाई है और अभी हाल ही में आए चक्रवात के दौरान
राहत और बचाव के लिए राहत ऑपरेशनों के रूप में व्यापक सहायता प्रदान की है। ये भारतीय वायुसेना के राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण और अद्वितीय सेवा को दर्शाता है। इस साल जुलाई में वायुसेना ने फ्रांस की बेस्टिल डे फ्लाई पास्ट में भी भाग लिया। राफेल लड़ाकू विमान ने बिना रुके 10 घंटे में कई किलोमीटर की दूरी तय की। भारतीय वायुसेना ने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन के माध्यम से क्षमता विकास को भी प्रोत्साहित किया है। भारतीय वायुसेना आधुनिकीकरण, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। विभिन्न आर्थिक मोर्चों पर देश की रफ्तार शानदार रही है। भारत और अमेरिका ने इस साल जेट फाइटर इंजन और सेमीकंडक्टर चिप्स पर समझौता किया। इसे बेहद अहम पहल माना जा रहा है। इस साल भारतीय मुद्रा का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा। इस साल डॉलर की तुलना में रुपए के मूल्य में 1% से भी कम की गिरावट आई। वहीं इस अवधि में चीनी युआन में 3% से अधिक की गिरावट देखी गई। दक्षिण अफ्रीकी मुद्रा में 9% और जापानी मुद्रा में 11% तक की टूट देखी गई। इस साल अर्थव्यवस्था 6% से अधिक बढ़ने की राह पर है, जिससे जीडीपी $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच जाएगी। आईएमएफ का कहना है कि अगले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। बहुराष्ट्रीय वित्त संस्थानों का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा किए गए सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था में नई रफ्तार पैदा हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उभरते बाजार के दिग्गज निवेशक और मोबियस कैपिटल मार्केट्स के संस्थापक मार्क मोबियस भारत की ग्रोथ को लेकर काफी उत्साहित हैं। मार्क मोबियस का मानना है कि काफी निवेश जो चीन को जाना था, वो अब भारत में आने वाला है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब चीन में एफडीआई प्रवाह वर्ष 1998 से लेकर अब तक की अवधि में पहली बार करीब 10% घट गया है। एक मीडिया साक्षात्कार में मोबियस ने कहा है कि यदि आप संख्याओं को देखें तो आप देखेंगे कि भारत में आने वाले धन का प्रवाह काफी बड़ा है और बढ़ भी रहा है, और इसमें न केवल पोर्टफोलियो निवेश बल्कि निजी निवेश भी शामिल है। इसलिए भारत को बहुत सारा पैसा मिलने वाला है जो आमतौर पर चीन को जाता। मोबियस ने स्वीकार किया है कि अभी भी ऐसे निवेशक होंगे जो चीन जाकर निवेश करने के इच्छुक होंगे, लेकिन भारत इस प्रवृत्ति का लाभार्थी बना रहेगा। जैसा कि देश के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि चीन में विदेशी निवेश प्रवाह पहले 10 महीनों में सालाना आधार पर 9.4% घटकर $136.4 बिलियन हो गया। भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक अक्टूबर और नवंबर में शुद्ध विक्रेता रहे हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में 2023 में अब तक एफपीआई निवेश $10 बिलियन से अधिक हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि विविधता और जनसांख्यिकी जैसे सकारात्मक कारकों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य रोमांचक दिख रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पोर्टफोलियो में निवेश के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है और उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में भारत में बहुत पैसा कमाया है। उन्होंने कहा कि भारत की रचनात्मकता, युवा आबादी और प्रौद्योगिकी को अपनाने के साथ साथ विविधता ही इसकी ताकत है। भारतीय मूल के समीर शाह बीबीसी के नए प्रमुख होंगे। ब्रिटेन सरकार ने उन्हें बीबीसी का अगला प्रमुख नियुक्त किया। 71 वर्षीय समीर शाह बीबीसी के गैर कार्यकारी निदेशक और मीडिया कार्यकारी हैं। औरंगाबाद में जन्मे समीर शाह 1960 में ब्रिटेन गए थे। समीर शाह 40 वर्षों से मीडिया में सक्रिय हैं। नई दिल्ली के इंदिरा कला केंद्र में प्रधानमंत्री के संविधान विषयक उद्बोधनों के संकलन पर लिखी गई पुस्तक नए भारत का सामवेद का लोकार्पण पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। मौके पर केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय और सदस्य सचिव मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि नए भारत के विकास और संविधान को मजबूती देने में प्रधानमंत्री मोदी की अहम भूमिका है। इस पुस्तक के बारे में जो मेरा निष्कर्ष है वो मैं एक सामान्य कहावत द्वारा व्यक्त करना चाहूँगा। वो कहावत है कि जो व्यक्ति केवल चुनाव जीतने के लिए और सत्ता हासिल करने के लिए प्रयासरत रहता है उसको नेता अर्थात लीडर कहते हैं। लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़कर जो व्यक्ति न केवल सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है बल्कि उसकी दृष्टि में देश हित और देश का विकास प्राथमिक होता है, ऐसे प्रयास करता रहता है, उसे दूरदृष्टा अर्थात स्टेट्समैन कहते हैं। ये कहावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सटीक बैठती है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने देश में समानता का अधिकार दिलाने में पीएम की भूमिका अहम है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने कहा कि संविधान की दृष्टि से पीएम मोदी ने मौलिक कार्य किया है। न मालूम कितनी निंदाएं, विक्षिप्त ख्याल को समाज में फैलाया गया था और ये ख्याल संविधान संबंधित है। उन सबको विचारों की नई ऊर्जा से, नकारात्मकता से सकारात्मकता में जिस व्यक्ति ने बदला है उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी और कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। किताब में राहुल गांधी पर प्रणब मुखर्जी की टिप्पणी ने बहस का बाजार गर्म कर दिया है। पुस्तक में कहा गया है कि प्रणब दा 2013 में राहुल गांधी की हरकत से स्तब्ध रह गए थे जब उन्होंने मीडिया के सामने अध्यादेश की एक कॉपी को फाड़ दिया था। जब प्रणब दा को कॉपी फाड़ने वाली घटना बताई गई तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी कैबिनेट के मेंबर नहीं है, इसलिए सरकार के फैसले को सार्वजनिक रूप से खारिज करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अध्यादेश फाड़े जाने से व्यथित प्रणब दा ने कहा था कि राहुल का व्यवहार कांग्रेस के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। प्रणब दा राहुल को राजनीति की कम समझ रखने वाले एक अपरिपक्व व्यक्ति मानते थे। उनकी नज़र में राहुल को नेहरू गांधी परिवार से होने का घमंड था। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि उनके पिता को लगता था कि सोनिया गांधी अपने और अपने परिवार के हित साधने में लगी थी। खुलकर मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला बिल्कुल, कोई भी सीरियस पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बनूंगा। सोनिया गांधी जी को लगा होगा कि एक दिन वो हो सकता है कि सोनिया गांधी जी का अथॉरिटी चैलेंज करे। तो मैंने ये बात पूछा कि आप क्या चैलेंज करते? तो उन्होंने कहा कि चैलेंज करता या नहीं करता, दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन। बट सोनिया गांधी जी को ऐसे लगा, उन्होंने बोला देखिए पॉलिटिक्स कट थ्रोट वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ सब कोई चाहता है कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट और अपना परिवार के इंटरेस्ट सेफगार्ड करे। तो सोनिया जी अपना इंटरेस्ट और अपना परिवार के इंटरेस्ट सेफगार्ड कर रहे थे। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना है कि इनके कानून बनने से वहां के कई समुदायों को इंसाफ मिलेगा। लोग इन विधेयकों का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। मैं बोलूँगा हिस्टोरिक बिल है और कि हिस्टोरिक डिसीजन है। हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने जो कल बिल पास करवाया है, जो रेजोल्यूशन दिया है वहाँ पे, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें सराहना की बात यह है कि जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, जितने भी नुमाइंदे बैठे थे, किसी ने भी उसका अपोज नहीं किया। सब लोगों ने डिस्कस किया और बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन रहा, जिसपे कम से कम जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं
जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनको जो 70 साल से, पिछले 70 साल से जस्टिस की उम्मीद कर रहे थे, उनको जस्टिस मिला। रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, ये सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। ये जम्मू कश्मीर के हित में है, ये लोगों के हित में है। हमारी असेंबली बढ़ गई। इसका मतलब है कि ज़मीनी हकाइक जो जम्मू कश्मीर में है, जो आज तक हक नहीं दिया गया था, आज वो हक मिला है। और आम इंसान का, आम गरीब की तरक्की अब यकीनी है। मैं सरकार को, ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, उसकी सरकार को, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद पेश करता हूं जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से कि इस बिल का इंतजार बहुत सालों से था और आज इन्होंने ये बिल लागू करके, अमेंडमेंट करके, इनको हम ये मुबारकबादी के हकदार हैं और जम्मू कश्मीर को हकीकी तरक्की अब मिलने वाली और मिलेगी जरूर। इस तरह से लोकसभा में इन बिल्स को पास किया गया है, रिजर्वेशन बिल और अमेंडमेंट बिल, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इनका वेलकम करता हूं जिस तरह से उन्होंने ये फैसला लिया है। इससे बहुत सारा फायदा मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में काफी बेरोजगारी थी, इससे काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। भारत विश्व का दूसरा शीर्ष मोबाइल फोन उत्पादक देश है। फोन निर्माण को लेकर भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। गूगल ने भी भारत को पिक्सल स्मार्टफोन का प्राथमिकता बाजार बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा रूपांतरकारी कार्यक्रमों में विश्वास किया है, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो या स्टार्टअप इंडिया हो। इन पहलों ने भारतीयों को डिजिटल समावेशन की ओर अग्रसर किया है, नवोन्मेषण एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया और एक वैश्विक डिजिटल शक्ति के रूप में भारत का कद बढ़ाया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति की राह पर अग्रसर है। फोन निर्माण को लेकर देश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आधुनिकतम मोबाइल टेक्नोलॉजी का शीर्ष मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में यह घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। एप्पल भारत में आईफोन असेंबल कर रहा है। यह रणनीति दोनों के लिए फायदे की रही है। इस स्थानीयकरण से न केवल एप्पल को स्थानीय मांग बेहतर तरीके से पूरी करने में मदद मिली है, बल्कि इसने आयात शुल्क के प्रभाव को भी नियंत्रित किया है। इसी प्रकार सैमसंग ने विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित की है। ये दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की उत्पादन जरूरतों को पूरी करने की भारत की क्षमता को प्रस्तुत करता है। वहीं गूगल ने भारत को पिक्सल स्मार्टफोन का प्राथमिकता बाजार बताया है। साथ ही भारत के लोगों को अपनी सर्वश्रेष्ठ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्षमताओं को देने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। आपूर्ति श्रृंखला डायनेमिक में बदलाव प्रत्यक्ष है। एक रिपोर्ट में 2021 और 2022 के बीच भारत में अमेरिका और यूरोप के ग्रीनफील्ड निवेश में 400% की उल्लेखनीय वृद्धि का खुलासा किया गया है, जबकि इसी अवधि में चीन में निवेश बहुत कम हो गया है। चीन के विपरीत भारत का लोकतांत्रिक माहौल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद व्यवस्था प्रदान करता है। एप्पल, गूगल और सैमसंग जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आना उच्च गुणवत्ता की टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में भारत के प्रमुखता से उभरने का स्पष्ट अनुमोदन है। मेक इन इंडिया की पहल इन टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए भारत में बेशुमार अवसरों को खंगालने में उत्प्रेरक के रूप में दरवाजे खोलने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कांग्रेस नेता ए रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रेड्डी को हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में एक समारोह में तेलंगाना की राज्यपाल तिमिलिसाई सौंदरराजन ने शपथ दिलाई। वो तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बने। रेड्डी के अलावा उनके मंत्रिमंडल के 11 सदस्यों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। उसमें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मल्लू भट्टी विक्रमार्का और तेलंगाना कांग्रेस के पूर्व प्रमुख एन उत्तम कुमार रेड्डी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि श्री रेवंत रेड्डी गारू को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं राज्य की प्रगति और उसके नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन देता हूं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी विवादित बयान की वजह से सवालों में हैं। बिहार के डीएनए से जुड़े उनके आपत्तिजनक बयान पर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने सांसद राकेश सिन्हा से विशेष बातचीत की। देखिए।
हमारे साथ सांसद राकेश सिन्हा जी हैं और रेवंत रेड्डी का जो विवादास्पद बयान डीएनए को लेकर के आया है, खासकर बिहार के बारे में, सर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बयान बिहार के लोगों का अपमान है और देश की एकता और अखंडता पे आंच लगाने की कोशिश है। और रेड्डी ने जो बयान दिया है उस पर वे माफ़ी मांगे। सिर्फ उनकी माफ़ी से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और घमंडिया अलायंस के लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार और लालू यादव चुप क्यों हैं? जो लोग बिहार को विशेष दर्जा की मांग कर रहे हैं, आज बिहार का अपमान हो रहा है, बिहार के लोगों के सम्मान पर चोट की जा रही है, बिहार के डीएनए पर सवाल किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, लालू यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए और घमंडिया गठबंधन के लोगों को सामने आकर रेड्डी के बयान की निंदा की जानी चाहिए। सर, नीतीश कुमार की चुप्पी क्या कहती है सर? वो चुपचाप, खासकर उन्हीं को इंगित किया गया है कि कुर्मी जाति को उन्होंने इंगित किया है रेड्डी ने। देखिए, सत्ता के लिए ये किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। सत्ता को प्राप्त करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता की लालसा में ये पार्टियां देश की एकता अखंडता को तोड़ती हैं, लोगों के सम्मान पर चोट करती हैं। और इसे ही कारण है कि नीतीश कुमार, लालू यादव दोनों चुप तब हैं जब बिहार के लोगों पर सबसे बड़ा अपमान हुआ। तो ये थे राकेश सिन्हा जी, जिनका कहना था कि बिहार के सम्मान पर एक तरह से चोट किया है रेवंत रेड्डी ने, और इस तरह के बयान पर INDI से लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। कैमरामैन तिवारी के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।